नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरलिज्म की, अर्थात व्यवहारवाद की। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग, नेचर और स्कोप को डिस्कस करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेजरली दो अप्रोचेज हैं। नंबर वन, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्टडी पर फोकस करता है। अर्थात यही वजह है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी कहा जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नॉर्मेटिव और आइडियलिस्टिक अप्रोच है, और इस अप्रोच को इमेजिनेशन पर बेस्ड अप्रोच भी कहा जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को डिस्क्राइब करने वाला जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो मॉरल वैल्यूज़ को इम्फेसाइज करता है। यही कारण है कि ये नॉन एम्पिरिकल है, नॉन एक्सप्लेनेटरी है और नॉन साइंटिफिक है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा जो स्टडीज़ की गई उसके बिहाफ पर किसी जनरलाइज थ्योरी को डेवलप नहीं किया जा सका और इसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में एक नया अप्रोच डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कंपेरेटिवली ज़्यादा तुलनात्मक था, ज़्यादा व्यापक था, ज़्यादा विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक था, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के कंपैरिजन सिस्टमेटिक स्टडी करता है, रियलिस्टिक स्टडी करता है, एम्पिरिकल स्टडी करता है, एक्सप्लेनेटरी और साइंटिफिक स्टडी करता है। इसी मॉडर्न अप्रोच में हम बिहेवियरलिज्म को स्टडी करते हैं, बिहेवियरलिज्म को एग्जामिन करते हैं। हम देखते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म जो थियरी है या बिहेवियरलिज्म जो अप्रोच है उसने पॉलिटिकल साइंस को इतना ज़्यादा प्रभावित किया है कि पॉलिटिकल साइंस को हम बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और इसी से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद के अर्थ की, व्यवहारवाद से अभिप्राय की, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान अर्थात जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसकी उपलब्धियों के प्रति एक असंतोष है, जो कि कानूनी और औपचारिक संस्थाओं के स्थान पर उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को अपने अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण की इकाई स्वीकार करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस ट्रेडिशनल अप्रोच की कमियों के चलते व्यवहारवाद हमारे सामने आता है, और व्यवहारवाद क्या करता है, कानूनी और औपचारिक संस्थाओं के स्थान पर उन संस्थाओं में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों के व्यवहार को एक अध्ययन की इकाई के रूप में स्वीकार करता है, ताकि आनुभाविक और तार्किक प्रणालियों की सहायता से पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान की जा सके और उसका व्यवस्थित, व्यवहारिक और यथार्थवादी अध्ययन किया जा सके। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर को अर्थात मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन और व्याख्या का आधार मानने वाली जो पद्धति है वही क्या है, व्यवहारवाद है या वही बिहेवियरलिज्म है। इस बिहेवियरलिज्म को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है, जिसमें यदि हम बात करें डेविड ईस्टन की, तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि व्यवहारवाद के अध्ययन की जो इकाई है वो मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है, पर्यवेक्षण किया जा सके, जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मापन किया जा सके, या जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सत्यापन किया जा सके। इसी प्रकार यदि हम डेविड ट्रूमैन की बात करें तो डेविड ट्रूमैन कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम का अभिप्राय है कि जो अनुसंधान है अर्थात जो रिसर्च है, जो शोध है, अनुसंधान है, वो व्यवस्थित हो तथा ऐसा अनुसंधान आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर आधारित हो, तभी उसे क्या कहा जाएगा, तभी उसे व्यवहारवाद कहा जाएगा। इसी प्रकार रॉबर्ट डहल की यदि हम बात करें तो रॉबर्ट डहल कहते हैं कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो अचीवमेंट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, अर्थात जो भी उसकी उपलब्धियां हैं,
उसके प्रति एक अनरेस्ट की भावना है, उसके प्रति एक असंतोष की भावना है, जिसका उद्देश्य पॉलिटिकल साइंस को कंपैरेटिवली और अधिक सिस्टेमेटिक और अधिक साइंटिफिक बनाना है। इसी प्रकार यदि हम हिंज युलाव की बात करें तो वो कहते हैं कि व्यवहारवाद का अभिप्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाली राजनीतिक क्रियाओं से नहीं है, जो कि हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, बल्कि वो कहते हैं कि इसका संबंध मानव व्यवहार के उन बौद्धात्मक, मानव व्यवहार के उन अभिप्रेरणात्मक और अभिवर्तात्मक घटकों से हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे हमारी राजनीतिक मांगों, जिनसे हमारे राजनीतिक विश्वासों, जिनसे हमारी राजनीतिक लक्ष्यों का ताना बाना बुना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। अब यदि हम बात करें कि पॉलिटिकल साइंस में जो बिहेवियरलिज्म का जो सूत्रपात हुआ है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, वो किस प्रकार हुआ है, तो यदि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो व्यवहारवाद है, इसका प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हमें दिखाई देता है, जब 1908 में ग्राहम वालास ने और A.F. बेंटले ने अपनी पुस्तकों की रचना की थी। ग्राहम वालास की पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मानव व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम A.F. बेंटले की बात करें तो उनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और A.F. बेंटले का मत ये था कि राजनीति के अध्ययन में हमें सोशल ग्रुप्स का अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक समूहों का अध्ययन करना चाहिए कि सामाजिक समूहों की शासन के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं होती है। इसी प्रकार यदि हम चार्ल्स मेरियम की बात करें, जिन्हें इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा जाता है, जिन्हें व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक पिता या बौद्धिक जनक माना जाता है, एक्चुअली आप देखेंगे कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेरियम ने ही राजनीतिक व्यवहार को अर्थात पॉलिटिकल बिहेवियर को मतलब कि पॉलिटिकल रिसर्च में सम्मिलित करने की बात कही थी। और इस संदर्भ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। कौन सी पुस्तक है? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1925 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम चार्ल्स मेरियम ने मानव के व्यवहार को राजनीतिक व्यवहार में शामिल करने की बात कही थी। और वो बताते हैं मेरियम कि राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण के लिए हमें मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ विभिन्न तकनीकियों और प्रविधियों के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि चार्ल्स मेरियम, जिनको बौद्धिक जनक माना जाता है, ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि शिकागो यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ बिहेवियरलिज्म को लेकर रिसर्च किया जाने लगा। अर्थात वो व्यवहारवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, व्यवहारवाद का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया, जहाँ पर बहुत सारे विद्वान आने लगे और इसके ऊपर रिसर्च करने लगे। जहाँ हम बात कर सकते हैं लियोनार्ड वाइट की, गैस्नेल की, क्विंसी राइट की, हेराल्ड लॉसवेल की, या फेडरिक शूमेन की, या वीओ की जूनियर की, ग्रेबियल आमंड की, हर्बर्ट साइमन की, डेविड ट्रूमैन की। ये ऐसे विद्वान थे, विचारक थे, जो कि मेरियम की प्रेरणा के स्वरूप शिकागो यूनिवर्सिटी में पहुँचे और जिन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया बिहेवियरलिज्म पे। आगे यदि हम बात करें कि व्यवहारवाद का उदय अर्थात ओरिजिन ऑफ द बिहेवियरलिज्म की, कि व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ या इसके उदय के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे या कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, तो बेसिकली हम इसमें बात करें तो हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी थी और इस 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ट्रेडिशनल जो हमारा अप्रोच था, जो पॉलिटिकल साइंस को डिस्क्राइब करता आ रहा था, उसके जो रिजल्ट्स जब आए, उसके जब परिणाम आए, तो उस परिणामों से निराशा हाथ लगी और ये विचार सामने आया कि परंपरागत पद्धतियों से हम राजनीतिक जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं का बिल्कुल स्पष्ट रूप से अध्ययन नहीं कर सकते। तो राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे उनमें असंतोष बढ़ने लगा, किसके प्रति? परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति, परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों के प्रति। तो ये जो असंतोष था, वही असंतोष आगे जाकर व्यवहारवाद के उदय का एक कारण बनता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो अन्य समाज विज्ञान थे, उन अन्य समाज विज्ञानों में नए नए तरीकों का, नई नई पद्धतियों का, नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा।
तो ऐसी स्थिति में संभव था कि पॉलिटिकल साइंस भी इससे अछूता नहीं रहा। जैसा कि रॉबर्ट डेल आगे लिखते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक अध्ययन को, जो आधुनिक मनोविज्ञान है या आधुनिक समाजशास्त्र है या आधुनिक अर्थशास्त्र है, उनमें जो सिद्धांत विकसित हो रहे हैं, उनमें जो पद्धतियां विकसित हो रही है, उनमें जो निरंतर खोजें हो रही हैं या उनमें नए नए दृष्टिकोण पनप रहे हैं, इनके समीप पॉलिटिकल साइंस को लाना था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य समाज विज्ञानों से भी पॉलिटिकल साइंस ने प्रेरणा ग्रहण की, अन्य समाज विज्ञानों से भी प्रेरणा ली पॉलिटिकल साइंस ने और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। तो ऐसे में व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसने भी व्यवहारवाद को एक प्रकार से गति प्रदान की, क्योंकि युद्धकालीन जो घटनाएं थी, उन्होंने राजनीति, जो शास्त्री थे या जो वैज्ञानिक थे, उनके मन में ये बात बैठा दी थी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें मतलब संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि क्या करना होगा, इन संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर हमें उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को अध्ययन की एक इकाई के रूप में स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में मतलब ये विचार आया कि पॉलिटिकल साइंस में हमें नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना चाहिए, जैसा कि अन्य सब्जेक्ट्स में दिया जाने लगा था कि हमें इसमें परीक्षण करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल साइंस में नए नए उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, हमें सर्वेक्षण पद्धतियों को आत्मसात करना चाहिए, सांख्यिकीय विश्लेषणों के आधार पर हमें रिजल्ट्स लाने चाहिए और गणितीय प्रारूपों और निर्देशन जैसी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनमें हम एक्यूरेसी ला सकें, उनमें हम सटीकता और प्रामाणिकता ला सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ मूलभूत कारण थे जो कि व्यवहारवाद के उदय के कारण बने। अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, कि जैसा कि पता है कि डेविड ईस्टन, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के जनक माने जाते हैं, व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक माने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यवहारवादी जो उपागम हैं, परंपरागत राजनीति शास्त्र की राज्य संबंधी औपचारिक और कानूनी और दार्शनिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। तो डेविड ईस्टन जो हैं अपनी पुस्तक और अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म के अंतर्गत व्यवहारवाद के कुछ प्रमुख लक्षणों की बात करते हैं, और ऐसे लक्षणों की संख्या उन्होंने 8 बताई है। वो 8 कौन कौन से हैं? रेगुलरिटीज़ अर्थात नियमितताएं, वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन, टेक्निक्स अर्थात तकनीक, क्वांटिफिकेशन अर्थात प्रमाणीकरण, वैल्यू डिटर्मिनेशन अर्थात मूल्य निर्धारण, सिस्टमटाइजेशन अर्थात क्रमबद्धीकरण, प्योर साइंस अर्थात विशुद्ध विज्ञान, और इंटीग्रेशन अर्थात समग्रता या एकीकरण। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलरिटीज़ की। देखिए, रेगुलरिटीज़, ईस्टन की मान्यता ये थी कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तत्व उभरते हैं या ऐसे कुछ सामान्य तत्व होते हैं, पाए जाते हैं, जो बार बार उभर कर सामने आते हैं, और इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालकर क्या कर सकते हैं, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, रेगुलरिटीज़ का मतलब होता है नियमितता। तो ईस्टन यहाँ क्या कह रहे हैं? ईस्टन कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, और इसमें भी आप देखेंगे ह्यूमन का पॉलिटिकल बिहेवियर की वो बात करते हैं कि यदि हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, यदि हमें इसको स्टडी करना है, इसको एनालाइज करना है, तो इसका ऑब्जर्वेशन करना होगा। और जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर में या ह्यूमन के पॉलिटिकल बिहेवियर में कुछ रिमार्केबल और कुछ ऐसी यूनिफॉर्मिटीज़ पाई जाती है, अर्थात सामान्य तत्व या सामान्य प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, जिनको कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिनको कि पहचाना जा सकता है। और उन पहचानी गई सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम रूल्स बना सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और हम थियरी डेवलप कर सकते हैं, या कहने का मतलब है कि हम उसके आधार पर जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं वोटिंग बिहेवियर की, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि पर्टिकुलरली जैसे कास्ट की हम बात करें या हम रिलीजन की हम बात करें, ये सोशल स्टेटस के जो वोटर्स हैं, मतलब कि सेम इंडिविजुअल और सेम आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कास्ट का कोई व्यक्ति है, या पर्टिकुलर रिलीजन का कोई व्यक्ति है, या पर्टिकुलर सोशल स्टेटस का कोई व्यक्ति है या वोटर है, तो जब वो वोट कास्ट करता है
तो वो उसी कास्ट में करेगा या उसी रिलीजन में करेगा या उसी स्टेटस वाले व्यक्ति को वोट कास्ट करेगा। तो ये जो स्टडी की गई है ये ह्यूमन के बिहेवियर और विशेष रूप से ह्यूमन के पॉलिटिकल बिहेवियर के आधार पर स्टडी की गई है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेविड स्टर्न के अनुसार कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती है, कुछ ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जो कि बार बार उभर कर सामने आते हैं और इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। जैसा आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में जो इसी प्रकार से डेवलप किए गए हैं। जैसा हम बात करें लॉर्ड एक्टन की, जो कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है, या अरस्तु का जो स्टेटमेंट है कि असमानता क्रांति को जन्म देती है, या हम बात करें रजनी कोठारी की जो कहते हैं कि जाति राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में लोकतंत्र क्या है, सबसे अधिक श्रेष्ठ शासन प्रणालियों में शामिल है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं रेगुलरिटीज़ की। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की, अर्थात सत्यापन की। देखिए वेरिफिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना, अर्थात जांचना, और किन को, नियमों को, तथ्यों को, उनको दोबारा जांचना, या फिर हम कहें उनको सिद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है। अर्थात मानव के राजनीतिक व्यवहार के संबंध में जो भी हमने नियम बनाए हैं उसकी सत्यता की, उसकी विश्वसनीयता की जांच करना, क्योंकि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को, उपलब्ध तथ्यों को, उपलब्ध नियमों को हमें अनुभववादी मापदंडों के आधार पर जांचना चाहिए, मतलब उसका निरीक्षण करना चाहिए, या फिर हम कहें कि उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसका सत्यापन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तभी हम एक सिस्टेमेटिक और एक साइंटिफिक स्टडी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने ह्यूमन के पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करने के बाद जो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, अब हमें उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी वैलिडिटी को वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम? डेविड बताते हैं कि इसके लिए हमें एम्पिरिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, हम थ्रू सेंसेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपेरिमेंट या केस स्टडी से भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ टेक्निक्स, अर्थात जो बिहेवियरलिस्ट हैं, जो व्यवहारवादी हैं, वो राजनीति विज्ञान में तकनीकियों के प्रयोग पर बल देते हैं। उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो ऐसे वक्त में हमें पॉलिटिकल बिहेवियर को जांचना आवश्यक है। और ये जांच हम कैसे कर सकते हैं? टेक्निक्स के माध्यम से कर सकते हैं, और विशेष रूप से हमें ऐसी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जो कि हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए तथ्यों, हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़ों, उनकी व्याख्या और उनका विश्लेषण और उनका निष्कर्ष करने में जो सहायक हो। और व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति विज्ञान में तकनीकियों के प्रयोग पर इसलिए बल देते हैं ताकि जो रिजल्ट्स हमारे सामने आएँ उनमें एक्यूरेसी आए, उनमें सटीकता आए, उनमें प्रमाणिकता आए। नेक्स्ट इज क्वांटिफिकेशन, अर्थात परिमाणनीकरण। और क्वांटिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, अर्थात शुद्धिकरण की प्रक्रिया, या फिर हम कहें प्रोसेस ऑफ फिल्ट्राइजेशन, अर्थात छननीकरण की प्रक्रिया। जैसा कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है, जिसका कि एक्यूरेट मेजरमेंट अर्थात सटीक मापन संभव नहीं है या फिर बेहद कठिन होता है। इसलिए बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, ये उसको एनालाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है या हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, मतलब वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, मतलब कि दे मस्ट बी क्वांटिफाइड फॉर इंश्योरिंग एक्यूरेसी, मतलब कि उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए उनका क्वांटिफाई किया जाना बेहद ज़रूरी है। और कलेक्ट किए हुए डेटा को की एक्यूरेसी के लिए ये ज़रूरी है कि जब तक हम क्वांटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक ये संभावना बनी रहेगी कि डेटा के साथ टेम्परिंग हो जाए या डेटा के साथ मैनिपुलेशन हो सके। तो इस टेम्परिंग और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए क्वांटिफिकेशन बेहद ज़रूरी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्वांटिफिकेशन में हम डेटा को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, डेटा को एग्जामिन करते हैं, और ये इसलिए करते हैं ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें कि जो डेटा और जो फैक्ट हमारे सामने आया है
उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया या उनके साथ टैंपरिंग या छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। नेक्स्ट है वैल्यू डिटर्मिनेशन या वैल्यू न्यूट्रलिटी, अर्थात मूल्य निर्धारण या मूल्य निरपेक्षता या मूल्य मुक्तता। हम जानते हैं कि जो रिसर्च होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक वैल्यू बेस अर्थात जो मूल्यों पर आधारित होता है, दूसरा फैक्ट बेस अर्थात जो तथ्यों पर आधारित होता है। तो वैल्यू बेस जो रिसर्च होता है अर्थात मूल्यों पर आधारित जो रिसर्च होता है वो प्योर साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आता है, अर्थात वो शुद्ध वैज्ञानिक शोध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि जो वैल्यूज़ होते हैं वो चेंजेबल होते हैं अर्थात परिवर्तनशील होते हैं, जो कि समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जो कि समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार के चेंजेबल वैल्यूज़ के आधार पर हम एक जनरलाइज सिद्धांतों का, जनरलाइज थ्योरी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ वैल्यूज का मतलब है कि हम हमारे एथिक्स हम मान सकते हैं, हमारी फीलिंग्स हम मान सकते हैं, हमारी इमोशंस हम मान सकते हैं, हमारी बिलीफ्स हम मान सकते हैं, हमारी अजम्पशंस हम मान सकते हैं या हमारी हाइपोथेसिस हम मान सकते हैं। ये सारे वैल्यूज़ हैं जो कि रिसर्च के समय हमारे रिसर्च को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे वो हमारी भावनाएं हो, हमारे विश्वास हो या हमारी श्रद्धाएं हो। तो जबकि हम देखते हैं कि जो प्योर साइंस होता है वो फैक्ट पर बेस होता है, और फैक्ट का मतलब ही होता है कि जिसमें चेंजेज ना हो सके या चेंजेज ना किए जा सके, अर्थात जो अपरिवर्तनीय हो। तो हम देखते हैं कि जो बिहेवियरलिस्ट हैं, जो व्यवहारवादी हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि यदि हमें प्योर साइंस की तरह, शुद्ध विज्ञानों की तरह यदि हमें जनरलाइज थ्योरी बिल्डअप करनी है, यदि हमें सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू फ्री रहना होगा, ताकि हम भी न्यूट्रल होकर, ताकि हम भी निष्पक्ष होकर रिसर्च कर सकें, शोध कर सकें, अनुसंधान कर सकें, ताकि हमारे रिजल्ट्स क्या हों, परफेक्ट ट्रुथ हों, मतलब पूर्ण सत्य हो, और पूर्ण सत्य भी ना हो तो कम से कम सत्य के नज़दीक पहुँच हम सकें। नेक्स्ट है सिस्टमेटाइजेशन अर्थात क्रमबद्धीकरण। बिहेवियरलिस्ट जो थिंकर हैं अर्थात व्यवहारवादी जो विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि रिसर्च वर्क निश्चित रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। मतलब ये मानकर चलते हैं कि जो रिसर्च होता है और जो थ्योरी होती है, इन दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होती है, अर्थात इनका मानना है कि शोध और अनुसंधान अर्थात शोध और सिद्धांत के बीच में क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है, और दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमेशा आप देखेंगे कि शोध का स्थान क्या आता है, सिद्धांत से पहले आता है, अर्थात पहले शोध किया जाता है, उसके बाद में सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो जो व्यवहारवादी विचारक हैं वो मानते हैं कि पहले शोध किया जाना चाहिए, और इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, या हमें सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए, ताकि मानव के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में विज्ञान की भांति हम कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकें, हम कार्य और कारण के संबंधों को स्थापित कर सकें। व्यवहारवादी उपागम की जो नेक्स्ट विशेषता डेविडसन बताते हैं, दैट इज प्योर साइंस अर्थात विशुद्ध विज्ञान। अर्थात हमारा जो रिसर्च है वो हमारे समाज की व्यवहारिक समस्याओं को विज्ञान की भांति, विज्ञान की तरह सुलझाने में सहायक हो। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान का रूप दिया जाना चाहिए, जिसके वे कारण बताते हैं कि विज्ञान की भांति हम भी ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सके जिनको कि जनरलाइज किया जा सके, या कि जिनका कि जनरलाइजेशन किया जा सके। और जो सिद्धांत हम बनाते हैं या बना रहे हैं वो सिद्धांत ऐसे होने चाहिए ताकि हमारे समाज की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं, उन समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। कहने का मतलब है कि एक विशुद्ध विज्ञान की तरह हमें भी राजनीति विज्ञान का विकास करना चाहिए, ताकि विज्ञान की भांति हम भी हमारे सराउंडिंग जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। लास्ट जो विशेषता डेविडसन बताते हैं वो है इंटीग्रेशन अर्थात समग्रता या एकीकरण। इस विशेषता के माध्यम से डेविड ईस्टन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अर्थात अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देते हैं, और उनका मानना है कि समस्त प्रकार का जो मानव व्यवहार है वो अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, इसलिए उसका जो अध्ययन हमें करना होता है, उसका जो विवेचन हमें करना होता है, उसे हम टुकड़ों में करके या खंडों में करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए मानव व्यवहार में जो आधारभूत एकता पाई जाती है
और उसी आधारभूत एकता के कारण मतलब कि ये विभिन्न समाज से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। उनका मानना होता है कि राजनीतिक मनुष्य को यदि हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मनुष्य से अलग करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो उसके राजनीतिक व्यवहार का जो यथार्थ है उसको हम नहीं पहचान सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को आत्मसात किया जाए, स्वीकार किया जाए, ताकि सभी विषयों के बीच में एक एकता स्थापित की जा सके और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ को हम समझ सकें या जान सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन व्यवहारवाद की 8 प्रमुख विशेषताएं बताते हैं: नियमितता, सत्यापन, तकनीकी, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता या एकीकरण, जिसके माध्यम से डेविड ईस्टन ये अपील करते हैं कि इन विशेषताओं को पॉलिटिकल साइंस में यदि हम इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, तो निश्चित तौर पर हम भी पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस की तरह एक साइंस में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे या उसमें तब्दील कर सकें। अब यदि हम बात करें राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के योगदान की, तो हम देखते हैं कि व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप आज राजनीति विज्ञान को क्या कहा जाने लगा है? एक नवीन राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। और हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में, इसके साहित्य में पिछले कुछ दशकों में आशातीत रूप से भी वृद्धि हुई है और ये व्यवहारवाद का ही प्रयास था, जिसके फलस्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को क्या दी गई? चुनौती दी गई। और चुनाव अध्ययन के क्षेत्र में, और वहाँ भी हम देखते हैं कि विशेष रूप से मतदाता व्यवहार के क्षेत्र में इसने नवीन आयामों को, नवीन क्षितिजों को प्राप्त किया है। और व्यवहारवाद का प्रभाव हम देखते हैं कि विधायिका में हम देखते हैं, न्यायिक क्षेत्र में हम देखते हैं और प्रशासनिक व्यवहार के क्षेत्र में भी हम व्यवहारवाद का प्रभाव देखते हैं। और व्यवहारवाद के प्रभाव के कारण आज राज्य को केंद्रीय संगठनात्मक सत्ता न मानकर व्यक्ति की इकाई को क्या माना जा रहा है? अध्ययन का केंद्र माना जाता है। और सूक्ष्म अध्ययनों का इसमें सूत्रपात यदि हुआ है तो वो भी व्यवहारवाद की वजह से हुआ है कि आज पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में माइक्रो स्टडीज़ की जाने लगी है। और शक्ति के अध्ययन का जो स्थान है वो किसने ले लिया है? डिसीजन मेकिंग ने ले लिया है, निर्णय निर्माण ने ले लिया है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार की जो अनुभवमूलक व्याख्याएं की जा रही है वो व्यवहारवाद का ही प्रयास है। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इस प्रयास में पॉलिटिकल साइंस का जो साथ है वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो आज के जो राजनीति विज्ञान है उसका केंद्र बिंदु क्या है? वो व्यक्ति बन गया है, व्यक्ति की प्रक्रियाएं बन गई है और तथ्य बन गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसी रिवोल्यूशनरी थी या एक ऐसी क्रांति थी जिसने राजनीति विज्ञान का अर्थ बदल दिया, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बदल दिया, राजनीति विज्ञान की प्रकृति बदल दी और राजनीति विज्ञान को विज्ञान के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हमने व्यवहारवाद का अर्थ, परिभाषा और इसकी प्रमुख विशेषताओं का और इसके योगदान का हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।